thepolitics.in में द पॉलिटिक्स दिस वीक के सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं विकास जैन आज आपको महाराष्ट्र से जुड़े किस्सों के तरफ ले चलता हूँ। एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और सारे लोग इस बात से अचरज में हैं कि ये कैसे हुआ। मुश्किल ये बात है कि ये राजनीति भी एक अजीब पेशा है। कसम कोई और खाता है, उसे पूरा कोई और करता है। आज हम एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री क्यों बने हैं इस बात की चर्चा कर रहे हैं और उसका हिसाब सोच रहे हैं कि ये हुआ कैसे, पर हम ये भूल गए कि ये स्थितियां आई कैसे। नवंबर 2019 में जब सरकार बनने को थी और प्रेसिडेंट रूल लगा तो उस वक्त बहुत सारी चीजें हुई। उद्धव ठाकरे जी ने इस बात को बहुत जोर शोर से प्रचार किया कि नहीं, हमसे वादा किया गया था और हमसे अब वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। हमसे ये बोला गया था कि हर चीज को बराबर बराबर बांटेंगे। यह बात सुन के मुझको महाभारत की याद आती है, जब पांडवों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगर ये वादा किया भी था तो सरकार चलाने के लिए कुछ ऊपर नीचे भी किया जा सकता था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उद्धव ठाकरे ने इस बात का जोर शोर से प्रचार करना शुरू किया कि बाला साहब ठाकरे की ये इच्छा थी कि एक शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री बने और ऐसा होके रहेगा। ये अलग बात है कि वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को ध्यान में रखकर शायद ये बात कह रहे थे, पर आज हुआ तो वही। एक शिव सैनिक ही तो सीएम बना और वो शिव सैनिक जो पूरी तरह से शिवसेना और बाला साहब के प्रति निष्ठा से अपना काम कर रहा था। आपने कभी ये सोचा नहीं कि एकनाथ शिंदे थे कौन? एकनाथ शिंदे इससे पहले क्या करते थे? सन 2014 में जब शिवसेना, बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई थी और शिवसेना सरकार का हिस्सा थी, तब कोऑर्डिनेशन का काम एकनाथ शिंदे जी के ऊपर ही था। एकनाथ शिंदे सारे ट्रबल शूटिंग के काम करते थे और यह बात मातोश्री और उद्धव ठाकरे जी तक पहुंचाते थे। अब ये बात सोच की है कि जब आप इस तरह का जटिल काम करते हैं तो आपको राजनीति के या शासन करने की प्रक्रिया के सारे इन एंड आउट पता चल जाते हैं। दूसरी बात, आइडियोलॉजी से हटके भी बात नहीं होती है, क्योंकि ये बात उद्धव जी ने भी रिजल्ट्स के आने के बाद भी बोला था कि हम ऐसा नहीं होगा कि हिंदू आइडियोलॉजी से अलग हटके काम करें या हम एनसीपी के साथ किसी भी हद तक जाके कोई जुड़ाव और मेल करके सरकार बनाएं। पर परिस्थितियां तब बदली जब बीजेपी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ना नहीं चाहती थी। देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहते थे। आज अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो देवेंद्र फडणवीस के लिए परिस्थितियां ठीक उल्टी हैं। ऐसे में बीजेपी क्या सोचेगी, यह भी हमको सोचना चाहिए कि अगर बीजेपी का कोई सपना पूरा नहीं हो रहा है या बीजेपी का कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा है और देवेंद्र फडणवीस तब 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री हो सकते थे और 2.5 साल के लिए शायद डिप्टी सीएम, तो आज देवेंद्र फडणवीस वही हैं जो उस वक्त हो रहा था। बीजेपी इस तरह का काम नहीं करती है, शायद करना भी नहीं चाहिए। तो इसके पीछे की वजह हमको ले जाती है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है। एक और बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा जो अमूमन मीडिया में रिपोर्ट नहीं की जाती है कि 2019 के रिजल्ट कैसे आए थे। 2019 में अपेक्षाकृत एनसीपी का प्रदर्शन काफी ठीक रहा था। यह अलग बात है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी थी बीजेपी और शिवसेना के बाद, पर एनसीपी का प्रदर्शन उस लेवल का एनसीपी ने भी नहीं सोचा था। उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह 18 अक्टूबर का सतारा शहर था। वहां पर शरद पवार एक सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग फिर भी मन नहीं बनाए हुए थे कि उनको किस तरफ वोट करना है। इसको अपन कहते हैं कि जो वोटर्स फेंस सिटिंग थे, जो लोग वोटर ये नहीं तय कर पा रहे थे कि वो कहां वोट करेंगे। शरद पवार अपना भाषण शुरू करते हैं और एक तरह से माफी मांगते हैं कि मैं आप लोगों की अपेक्षाओं पर शायद खरा नहीं उतरा हूं। उनका इशारा उदयन राज भोंसले की तरफ था जो स्विच करके पार्टी बीजेपी में चले गए थे। ऐसा करते करते पानी गिरने लगता है, बड़ी तेज बारिश होती है, लोग अपने अपने छाते निकाल लेते हैं, कुछ गमछों से अपना सिर ढकते हैं और शरद पवार पूरी तरह से भीग जाते हैं। इस भीगे हुए शरद पवार की तस्वीर बुरी तरह से वायरल होती है
और एक सहानुभूति की लहर जनरेट करती है जो फेंस सिटर्स को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को वोट करने के लिए मन बनवा देती है। यह मोमेंट पॉलिटिक्स में काफी लंबे समय तक याद किया जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि यही ठीक उद्धव ठाकरे करने की कोशिश कर रहे थे। एकनाथ शिंदे का यह कृत्य शायद उद्धव ठाकरे के लिए सहानुभूति की लहर क्रिएट कर सकता था, बना सकता था। यह बात बीजेपी को अच्छे से, बीजेपी के शीर्ष नेताओं को अच्छे से पता थी। और अगर ऐसा होता तो ये सारा एक्सपेरिमेंट में सबसे नुकसान में अगर कोई होता तो वो बीजेपी होती। बीजेपी इस बात को मनी मन रखे हुए थी और अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोलना चाहती थी। यह एक बात और दर्शाती है कि यह ऑपरेशन दिल्ली से हुआ, ना कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से हुआ। यह बात मैं अपने दर्शकों को फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि पहली बार महाविकास अघाड़ी की जब सरकार बनी थी तो पर्दों के पीछे कई टाइप के खेल हुए थे, कई दिनों ये खेल हुए थे, जिसमें शरद पवार ने अमित शाह को ये वचन दिया था कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा लीजिए, मैं टूर पे जाऊंगा 14 दिन और फिर वहां से आके बोलूंगा कि मैंने महाराष्ट्र की जो स्थिति देखी, अब मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। और ऐसे में बीजेपी की सरकार एनसीपी के सहयोग से बनती। बाद में शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी का गठन किया, कांग्रेस के लोगों को भी अपने साथ लाए। सोनिया गांधी का भी मन नहीं था। बाला साहब और सोनिया गांधी के बीच में जो तू में 1990 के दशक में हुई थी, वो हम सब भूले नहीं हैं। मेरा अभी भी ये कहना है कि ये बहुत सोचा समझा प्लान था एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना, और किसी भी किस्म की जो सहानुभूति की लहर, जिसको हम सतारा मोमेंट कह सकते हैं, उसका फायदा शिवसेना या बहुत हद तक उद्धव ठाकरे को ना जाए, इस बात का ध्यान रखना। एक और बात कि आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, आज असली शिवसेना होने का दावा वही कर रहे हैं, और ये शायद संभव भी है कि और जो बचे हुए शिवसेना के एमएलए हैं वो उनको ज्वाइन कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली यही हुआ जो उद्धव ठाकरे चाहते थे, और उद्धव ठाकरे पूरी तरह से सिंगल आउट हो जाएं। इस बार आप ये देखेंगे कि अब पॉलिटिक्स हमारे देश की किस दिशा में जा रही है। ये जो कृत्य महाराष्ट्र में हुआ, ये 2 से 4 नॉच ऊपर, मध्य प्रदेश से 4 नॉच ऊपर है, और हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसमें फायदा ही फायदा नहीं है। इसमें एक छोटा सा नुकसान और ये है कि जो कार्यकर्ता बीजेपी का रात दिन लग के बीजेपी के लिए काम करता है, वो कार्यकर्ता निराश होगा। देवेंद्र फडणवीस छोटे मोटे नेता नहीं रह गए थे 2014 के बाद। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को बीजेपी में अपने रास्ते से हटाया था। एकनाथ खड़से का मामला कोई नहीं भूला है, पंकजा मुंडे को कोई भी नहीं भूला है, उनको इलेक्शन किस तरह से हरवाया गया। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाना भी प्लान बी का एक तरीका है, और हमको आगे ये देखना पड़ेगा कि अगर स्थितियां जो बीजेपी सोचती है वैसी नहीं हुई तो देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम से सीएम पद पर प्रमोट करने में बीजेपी जरा भी नहीं हिचकेगी। शरद पवार अभी भी वही हैं, उनका 2019 का प्रपोजल कभी भी लाइव किया जा सकता है। इस बात से सिर्फ एक चीज निकल के आती है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, और उद्धव ठाकरे और शिवसेना का डीएनए और उसका संगठन की शक्ति का, उनकी मजबूती का परीक्षण है। नहीं तो आने वाले दिनों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के समय शिवसेना का जो हश्र होगा, उसके बाद उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगना पक्के हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि मेरी इन बातों से शायद एकनाथ शिंदे क्यों मुख्यमंत्री बने, उस पर कुछ पर्दा हटा होगा। आगे मैं इस मुद्दे से जुड़ी हुई और ढेर सारी जानकारियां आप तक लाता रहूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।